देखने जा रहे हैं तो ये ज्योग्राफी सेक्शन का है और चैप्टर जो है वो 3 है, ठीक है। उसके अलावा क्लास कौन से कवर कर रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को अपलोड कर दिया है और आज जो हम ज्योग्राफी सेक्शन को देखने वाले हैं तो ये आपका होगा जो सेकंड चैप्टर का के बाद वाला थर्ड वाला चैप्टर देखेंगे, ठीक है। और ये ज्योग्राफी सेक्शन चैप्टर का नाम क्या है आपका, हमारी बदलती पृथ्वी को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं कि हमारे पृथ्वी कैसे बदल रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। जो हमारा लैंड है वो क्या है कि अब हमारा स्थल वाला जितने भी एरिया है वो प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, ठीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ क्या करती है, घूमती है और प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ये घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण ऐसा होता है, ठीक है। यानी पृथ्वी के अंदर क्या होता है, पिघला हुआ मैग्मा है, उसी में गति होने के कारण ये सब हमको देखने को मिलता है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, यानी इस तरह से घूमता है जैसा कि क्रियाकलापों में दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका बताया गया है। एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और उसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाही पर रखकर गर्म करें और जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है, ठीक है। बिल्कुल होता है ऐसा। और पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा इसी प्रकार क्या होता है कि आपका गति करता है, ठीक है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। देखिए स्थल मंडलीय प्लेटें क्या होती हैं हम जान लेते हैं, ठीक है। आपको एक बात बोलना है कि अगर आप लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जिससे कि आपको क्या होगा, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे कि आप जल्दी से वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या, यहाँ पे कहा जा रहा है तो कह रहा है कि स्थल मंडलीय प्लेट क्या होती है तो देखते हैं। तो भूपट्टी में क्या होता है कि अनेक बड़ी या कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें क्या होती है, टिकी होती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए हम लोग डिटेल में जो बचा हुआ है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने भी पढ़ लिया था, अब आगे देखते हैं। प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह का परिवर्तन होता है। प्लेटों की जो गति होती है इसी के कारण क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को इन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, यानी जो बल जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उसी तरह से देखिए क्या है उन्हें जो है वो अंतर जनित बल यानी इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या है कि आपके पृथ्वी की सतह पे जो उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं कि बहिर्जनिक बल कहते हैं, यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। और आंतरिक वाले भाग को क्या कहते हैं, अंतर्जनिक यानी इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। अंतर्जनिक बल जो होता है वो कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं तो आप देखिए कि ये जो है वो दोनों आपका देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है तो आपका कह रहा है क्या कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक जो आपका गति के कारण जो बोला जा रहा है, तो गति के कारण क्या होता है कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक क्या होता है, हानिकारक होता है। तो जैसे अभी क्या देखा, बंगाल की खाड़ी में आपने बिपरजॉय को देखा, ठीक है। जो आपका बंगाल की खाड़ी नहीं, अरब सागर में बिपरजॉय जो आया, तो जिसका मतलब ही होता है विपत्ति, ठीक है। और इसको नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। तो विपत्ति होता है। और अभी जो साइक्लोन
तूफान चक्रवात जो आया था, ठीक है, तो इधर ही लेटेस्ट आया है। चलिए पृथ्वी की गतियों को देखते हैं कि क्या होता है। तो पृथ्वी की गतियाँ जो होती है दो तरह से होती है, अंतर्जनित और बहिर्जनित हो गए। उसके अलावा जो है आप अंतर्जनित में किसको किसको देखेंगे, तो आकस्मिक बल को देखेंगे और पटल विरूपण बल को भी देखेंगे, ठीक है। और बहिर्जनित के बाद क्या है, अपवर्तन और निक्षेपण को आप देख सकते हैं, ठीक है। आकस्मिक बल के अंतर्गत क्या होता है, तो आकस्मिक बल आपके भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, भूस्खलन होते हैं। और पटल विरूपण बल क्या होते हैं, तो पर्वत निर्माणकारी बल को क्या कहते हैं, पटल विरूपण बल कहते हैं, ठीक है। अपवर्तन और निक्षेपण को देखेंगे तो क्या है इसके अंतर्गत, तो ये जो है नदी, बहता जल, पवन हो गया और समुद्री तरंगे जो हो गई, अपवर्तन और निक्षेपण के कारण आपको देखने को मिलेगा। यानी ये बहिर्जनित, आपका बहिर्जनित बल के में कौन कौन से आते हैं, तो अपवर्तन और निक्षेपण आता है। और अपवर्तन और निक्षेपण में ही आप पवन को देखेंगे, नदी और बहता जल को देखेंगे, समुद्री तरंग को देखेंगे और हिमनद को देखेंगे, ठीक है। स्थल रूपों का विकास यहाँ जो किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो कहा जा रहा है क्या कि आपका कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी भूपट्टी पे क्या होता है कि आप जब देखेंगे कि ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो ये जो एक ज्वालामुखी है, तो आप दूर में कर देती हूँ। तो देखिए ज्वालामुखी क्या, तो अंदर एकदम अंदरूनी वाले भाग को क्या कहते हैं, मेंटल, उसके ऊपर वाले भाग को पपटी कहते हैं। उसके बाद जो है लावा, उसके बाद क्या होता है, निकास यानी वेंट होता है, और जहाँ से वो निकल रहा है, ठीक है। और क्रेटर जहाँ पे मुंह है उसका वे क्रेटर, और बाहर क्या कर रहा है, तो गैस भी निकल रहा है, राख भी निकल रहा है, और क्या होता है कि जल भी निकलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ज्वालामुखी को, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि शब्द उत्पत्ति को देखिए। ये यह एंडो और एक्सो की बात कीजिए। एंडो का मतलब अंत, एक्सो का बाहर। तो एंडोजेनिक जो हो गए वो क्या होता है, एंडोजेनिक बने, और एक्सोजेनिक क्या होगा, तो ये हो गया आपका एक्सोजेनिक कह जाते हैं, मिल करके ये जो शब्द बने। आगे देखते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ये तो एक्टिविटी है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि भूकंप, क्या आप जानते हैं कि बात की जा रही है, तो देख लेते हैं। तो भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन, तो पी तरंगे जिसको अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, जो ध्वनि में उत्पन्न होती है आपका। उसके अलावा जो है आपका जो एस तरंगे जो अनुप्रस्थ यानी प्रकाश में उत्पन्न होती है, और एल तरंगे जो है पृष्ठीय तरंगे जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यानी जो विश्वकोश है उससे आप इसको देख करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, आपका एक भूकंप की उत्पत्ति को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जाए, तो कह रहा है कि उद्गम केंद्र को देखिए। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। यानी वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम स्थान केंद्र का कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है प्लेट सीमा बनी हुई जो आपने लंबी देखी है, ठीक है। उसके बराबर जो है आप देखिएगा तो अधिकेंद्र जो होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि प्लेट सीमा के बाद जो है अधिकेंद्र का भाग होता है। और उसके बाद क्या होता है कि भूकंपी तरंगे सभी तरंग दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, ठीक है। यानी भूकंप जो हुआ वह स्थान जहाँ से क्या हो रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है कि उद्गम केंद्र को देखिए। तो वह स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है और भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी भूकंप जो है वो आपका यहाँ से निकल रहा है, तो आपके ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे हम लोग, अधिकेंद्र कहेंगे, प्लेट सीमा कहेंगे। और आपका जो आपका भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हुई, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि गुजरात में भूकंप का विनाश देखिए कि किस तरह से आपका भूकंप आया था, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं डिटेल में, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका यद्यपि क्या होता है भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। ये भूकंप की भविष्यवाणी जो है संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, ठीक है। जो स्थानीय लोग होते हैं कुछ समान तरीके से क्या करते हैं, भूकंप की संभावना को अनुमान लगाते हैं,
जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तालाब में मछलियों का उत्तेजना होता है, सांपों का धरातल पर आना होता है, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, भूकंप यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं क्या कि भुज में भूकंप के झटके की बात की जा रही है। तो यहाँ है, तो 2001 में आया था 26 जनवरी को। ठीक है, तो भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर कितना मापा गया था? 6.9 भीषण भूकंप था, बहुत तबाही हुई थी। ठीक है, और अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो पॉइंट 2 में बोला जा रहा है स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। और इसमें क्या हुआ था कि बच्चे जो थे वो रिपब्लिक डे का प्रेयर कर रहे थे, और बहुत सारे बच्चे अंदर भी, धरती के अंदर भी चले गए थे। ठीक है, ऐसा उस समय हुआ भी था। ठीक है, बहुत सारे लोग, बच्चे जो थे स्पेशली, मर गए थे। ठीक है, और यहाँ देखिए स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 जो बच्चे थे एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका थी। ठीक है, पता ही नहीं चल पाया था। अगला देखिए क्या भुज में निराशाजनक रहा थी, यानी भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति एक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत बहुत ख़राब थी वहाँ की। ठीक है, भुज की तबाही जो हुई थी, तो फ़ोन लाइन भी टूट गया था, जल पाइपलाइन भी टूटा था, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें और सभी चीज़ें जो थी, कम्युनिकेशन सब प्रभावित हुआ। तो उसी के बाद देखिए क्या होता है कि शहरों में क्या हुआ था कि आग भी लग गए थे। चारकोल अंगूठी के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर क्या हो गई थी, आग लग गई थी। उसके बाद क्या होता है कि भूकंप जो हुआ था वो प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति ने आपातकाल स्थिति की घोषणा भी कर दी थी। ठीक है, क्योंकि इस तरह से मतलब तबाही हो गई थी 2001 में। ठीक है, और मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील था कि मतलब जो गुजरात के जो सीएम थे उन्होंने सेंटर से अपील भी किया था कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र वित्तीय सहायता मांगी। ठीक है, यानी फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड किया गया था 2001 का जो भूकंप आया था। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि भूकंप का मापन एक यंत्र में जो है वो किया जाता है। ठीक है, और जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होता है तो ये प्रभाव नहीं के बराबर होती है, यानी 2.0 से कम होता है तो ये ज़्यादा विनाशकारी नहीं होता है। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है तो वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकती है, 5 वाली ज़्यादा होती है। ठीक है, और आपका जो है 6 तथा उससे अधिक वाली जो होती है वो शक्तिशाली होती है, और 7 जो होती है वो आपकी अत्यधिक तीव्र तो होती है और शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली मानी जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भूकंप लेखी इस तरह से यंत्र है आपका लगा हुआ। देखिए यहाँ तो हमने इस पॉइंट को कवर कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं। भूकंप से बचाव की तैयारी की बात की जा रही है। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान यानी रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। ठीक है, या फिर इससे दूर भागे, आग वाले स्थान से दूर रहिए, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाले खिड़कियाँ। उसके अलावा क्या होता है कि दर्पण और तस्वीर फ्रेम से अलग रहिए। अब बोला जा रहा है कि पहले से तैयार रहे। कहाँ पे? तो आपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाए और आपदा का सामना जो है वह विश्वास से करें। ठीक है, ये अगला देख लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तो मुख्य स्थलाकृति की बात की जा रही है। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रकरणों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। ठीक है, मुख्य स्थलाकृति जो अपक्षय और अपर्दन नामक 2 प्रकरणों द्वारा क्या होता है कि दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अक्षय की अपक्षय की क्रिया होती है। शैल यानी क्या? पत्थरों वगैरह, जो मिट्टी वगैरह होती है वो सब। ठीक है, शैल तो पत्थर होते हैं। भूदृश्य पर जो होते हैं वो क्या होते हैं? जल, पवन और हिम जैसी विभिन्न घटनाओं के कार्य द्वारा होने वाला क्षय को अपर्दन कहते हैं। ठीक है, वायु हो गया, जल हो गया आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। ठीक है, अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रकर्म जो होते हैं पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो अपर्दन होते हैं, निक्षेपण जो होते हैं
वो पृथ्वी के धरातल पे क्या करते हैं, अलग अलग स्थलाकृति भी बनाते हैं। ठीक है, नदी के कार्य को देखते हैं। नदी के कार्य में बोला जा रहा है तो कह रहा है कि नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन, यानी नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन हो रहा है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक जो आपके कठोर शैल या खड्डे ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह क्या होता है कि जलप्रपात बनाती है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। तो ऊपरी वाले भाग को क्या करेंगे, देखिए ऊंचाई पर से और ये नीचे जो है वो जलप्रपात बना रही है, तो ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, जल शैल कहेंगे, फिर से कठोर शैल कहेंगे, फिर जल आ रहा है। ठीक है, आप इस लाइन से देख रहे हैं, शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल की बात की जा रही है। ठीक है, जल के द्वारा जो है वो कठोर शैल, जल को शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। ठीक है, तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो कठोर शैल को जल जब प्रवाहित होता है तो काट देता है। ठीक है, अपरदित कर देता है मिट्टी को भी। उसी तरह से यहाँ देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, एंजल फॉल जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका अन्य जलप्रपात जो होता है उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राष्ट्र की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा पे कौन सा जलप्रपात है, तो नियाग्रा जलप्रपात है। और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित कहाँ है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित कौन सा है, तो आपका विक्टोरिया जलप्रपात है। और कौन से कॉन्टिनेंट में, तो आपका महाद्वीप है, आपका अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं नियाग्रा फॉल इसी तरह का आपका पिक्चर दिखता है जो आपका नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं, यानी ऐसे ऐसे जो होती है तो क्या होता है कि मैदानी क्षेत्र में आती है तो वो क्या करती है, वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। और इन्हें क्या कहते हैं, मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। ठीक है, विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, और विसर्प लूप के जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं कि पास आते जाते हैं। समय के साथ क्या होता है, विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। ठीक है, जिसे चाप झील भी कहते हैं। ठीक है, और कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप क्या होता है कि निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ठीक है, बाद में क्या होती है कि अन्य महीन पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं जिसमें समतल उपजाऊ यानी बाढ़कृत मैदानों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, यानी उठे हुए भागों को क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा होता है, और तथा नदी अनेक धाराओं में, तथा जो नदी होती है अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। चलिए देख लेते हैं, आपका ये बाढ़ मैदान है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी नदी जो है आ रही है, विसर्पिक शेप बना रही है। और तटबंध क्या मतलब साइड में जो तट रहता है, और चाप झील जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि क्या हुआ कि नदी जो है इधर से आ रही है। ठीक है, तो ये थोड़े से भाग जो इधर आई तो ये कट गई, और यहाँ क्या होगा, मिट्टी वगैरह आ गया तो ये तो रहती है, तो क्या होता है, ये नदी का ही भाग है लेकिन थोड़ा सा एरिया अलग पानी का हो जाता है, उसको कहते हैं चाप झील कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति की बात की जाए तो बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति की बात की जा रही है। अगला देखिए, अगला देखने के लिए बोला जाए तो कह रहा है कि विश्व की कुछ नदियों का नाम ढूंढिए जो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए, हो जाती है जिनको वितरक कहा जाता है।
ठीक है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, ठीक है। बाद में क्या हो जाती है, धीरे मतलब धीमी हो जाती है और मलबा जो है वो एक जगह इकट्ठा करने लगती है। प्रत्येक वितरकिका जो होती है, वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है, यानी सभी मुहानों में जब अवसाद बनता है तो क्या बनता है, तो वो बाद में डेल्टा बन जाता है। तो देखिए मुख्य नदी जो है वो क्या हो रही है, तो आपका मुख्य नदी है, और ये जो आप जो शेप देख रहे हैं तो वितरक्य का ये शेप आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बाद में जो है वो डेल्टा बन जा रही है, ठीक है। और ये जो पूरा शेप जो है वो क्या है, वो डिनोट कर रहा है आपका डेल्टा से संबंधित आपका जो है, रुक जाइए थोड़ा सा, मैं ये पूरा जो है वो वितरक्य क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ऐसे जैसे शेप बन रहा है ना, और ये पूरा डेल्टा बना दे रही है आपका अलग अलग अवसाद जमा करके, ये अवसाद है, ठीक है। ये देखिए तटीय मेहराब क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी सी मिट्टी का कोई भाग है, ठीक है, समुद्र का पहाड़ वगैरह है, तो देखिएगा क्या होता है कि पानी का कुछ भाग जो होता है होल हो जाता है, ठीक है। मतलब पानी का बहाव मारते मारते क्या हो जाए, होल हो जाता है और समुद्री गुफा टाइप का बन जाता है। अगर पीछे क्या होता है कि पीछे थोड़ा सा आगे से दिखाई देगा कि पीछे से वो गुफा जैसा रहेगा। और ये क्या है, तटपटीय मेहराब क्या होता है कि इस तरह से आप देख सकते हैं, यानी पानी अंदर बाहर भी जा सकता है। और स्टेक जो होता है लंबा सा खड़ा होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं पूरा डिटेल में। समुद्री तरंगों द्वारा ये निर्मित स्थलाकृति थी, ठीक है। आगे देखिए, आइए देखते हैं समुद्री तरंगों के क्या कार्य होते हैं, तो देख लेते हैं। तो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तरंगीय स्थलाकृति बनाते हैं, यानी समुद्री तरंगों के अपर्दन और निक्षेपण से क्या होता है कि तट में मतलब तट के पास स्थलाकृति यानी ढांचा बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है, ठीक है, जिससे कि दरार विकसित होता है, बिल्कुल वो टूटने लगते हैं। समय समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, जिनको समुद्री गुफा कहते हैं। और इनको क्या कह देते हैं कि समुद्री गुफा कह देते हैं, क्योंकि चौड़ी व बड़ी भी होने लगती है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर उनमें केवल छत ही बचती है, ठीक है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। और बाद में क्या तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार बोला जा रहा है कि अपरदन छत को भी तोड़ देता है, ठीक है, और केवल दीवारें बचती है। और लगातार छत को भी तोड़ देता है और दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या कहेंगे, स्टेक कहेंगे। समुद्री जल के ऊपर लगभग जो है ऊर्ध्वाधर उठे हुए भाग जिसको बोलते हैं को क्या कहते हैं, आपका ऊंचे सैलीय तटों पे समुद्र भृगु कहते हैं। ऊंचे सैलीय तटों को क्या कहते हैं कि ऊंचे सैलीय तट जो होते हैं उसको समुद्र भृगु कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, समुद्री तरंग किनारे पर अवसाद जमा जो है, समुद्री तरंग क्या करते हैं, किनारे पे अवसाद जमा करते हैं और ये जो है आपका समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का ये निर्माण करते हैं। चलिए देख लेते हैं जो भी ढांचा इस तरह से हिमनद है, जो हमारा क्या है ग्लेशियर वगैरह आप जो बोलते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ये तो स्थलाकृति आपने देख लिया। चलिए हिमनद के क्या कार्य होते हैं, देखिए आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका क्या बोल रहा है, तो हिमनद जो अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद क्या होती है, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाश्वी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, ठीक है, और गुलाश्वी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। बाद में क्या होते हैं कि सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा क्या होता है, लाए गए पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे शैल, रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, ठीक है। ये जो हिमनद के द्वारा लाए गए जो पदार्थ होते हैं आपके छोटे शैल हो सकते हैं, रेत हो सकते हैं, मिट्टी का तलछट निक्षेपित हो सकते हैं। ये निक्षेप हिमनद जलोढ़ का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं पवन के कार्य क्या है। तो बालू टिम्बे जो आप रेगिस्तान में आप देख सकते हैं इस तरह का, ये आप देख सकते हैं राजस्थान में।
चलिए पवन के कार्य क्या होते हैं तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपका जो है, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। ठीक है, रेगिस्तान में पवन जो होता है अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें समांतर छत्रक शैल कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ठीक है, यानी पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ठीक है, इसलिए ऐसी शैलों के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। यानी ये जो शैल होते हैं, नीचे वाला संकीर्ण पतला, ऊपर वाला क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। ठीक है, पवन चलने पर क्या होता है कि यह अपने साथ रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो क्या होता है कि यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। ठीक है, इनको बालू टिब्बा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, तो बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। यानी कहने का मतलब कि वायु उनको उठाकर, क्या बालू के जो कण जो होते हैं वो बालू के छोटे छोटे और हल्के रहेंगे तो क्या करता है, हवा के उठा करके बहुत दूर तक ले जाता है। ठीक है, जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, जो मतलब आपके बालू कण बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाते हैं तो उनको क्या कहेंगे, लोएस कहेंगे। चीन में जो है वो क्या है कि विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। लोएस के मैदान भी है वहाँ पे। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 ज्योग्राफी सेक्शन का, आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपको बनाना है। ठीक है, मैं करा दूँगी, पहले चैप्टर को मैं कंप्लीट करा दे रही हूँ। ठीक है ना। तो आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।